बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैथोड रेज और एनोड रेज का डिस्कशन कंप्लीट किया था। और अब मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट कंसेप्ट एटॉमिक। सर मानस को एंट्री दे दो, फोन आया उसका। किसको एंट्री दे दूं? मानस को। मानक कौन है मानस। बेटा? अभी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, जो मयंक का है मैं इसको एंट्री दे रहा हूं। तो अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नोट करो, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस के बाद कर रहा है ना सर? हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज के बाद जस्ट ये मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। तो एक बार जरा एनसीईआरटी में देखो, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे देखो, हेडिंग गिवन है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें देखो, यहां पे बोला इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन measured the ratio of electrical charge to the mass of electron by using cathode ray tube. Cathode ray tube बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब को ही बोलते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं, मतलब एक तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो in 1897 British physicist J.J. Thomson measured the ratio of electrical charge to the mass of electron by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other. तो इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इस तरीके से एडजस्ट किया कि वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके भी परपेंडिकुलर है। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से, अब जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में कंसीडर किया है तो मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई किया है तो मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही बात यहां पे बोली जा रही है। तो अब आगे देखो, वेट कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक बार एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन को मैं रीड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बोले इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन
measured the ratio of electrical charge to the mass of electron by using cathode ray tube. कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से उन्होंने चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो निकाला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाला बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई किया है तो मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने इनको अप्लाई किया। फिर आगे बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी परपेंडिकुलर है और आपस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब आगे बोल रहे हैं व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। नीचे जो डायग्राम बना हुआ है आप उस डायग्राम को देखो, ठीक है। इसका डायग्राम जो है ये यहाँ पे गिवन है फिगर 2.2। तो बोल रहा है कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड पार्टिकल, कैथोड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है। तो जो कैथोड पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो देखो ऊपर वाली जो प्लेट है यहाँ डायग्राम में जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ वो पॉजिटिव प्लेट है और नीचे जो प्लेट गिवन है वो नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो कैथोड पार्टिकल पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी कि जो कैथोड पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। और अगर वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा तो वो अनडेविएटेड पाथ जो बी है, अगर अनडेविएटेड पाथ को ये फॉलो करता तो ये बी पे जाकर के हिट करता फ्लोरोसेंट स्क्रीन को। फ्लोरोसेंट स्क्रीन को ये कहां पे हिट करता? बी पे हिट करता। लेकिन क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट कराएगा और उस डिफ्लेक्शन की वजह से वो कहां पे जाकर के डिटेक्ट होता है? पॉइंट ए पे। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है, तो उस कैथोड पार्टिकल के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा और क्योंकि कैथोड पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा पॉइंट ए की तरफ और पॉइंट ए पे जाकर के वो डिटेक्ट होगा। अब जरा आगे देखो, बोला सिमिलर, हाँ कुछ पूछना चाहते हो बेटा? इसी तरीके से बोला सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बोला सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो यानी कि उस चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे इस तरीके से लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है। अब वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आप यहाँ पे बताओ जरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड द प्लेन या आउटवर्ड द प्लेन? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आउटवर्ड द प्लेन या इनवर्ड द प्लेन? आउटवर्ड। आउटवर्ड कैसे पता चला? सर यहाँ पे जैसे नॉर्थ और साउथ बनाया हुआ है तो मतलब साउथ से इंटर मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाएगा और पेज के अंदर से बाहर आएगा वो नॉर्थ से साउथ में आने के लिए। हाँ एकदम सही है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करेंगे, नॉर्थ टू साउथ।
तो नॉर्थ टू साउथ मतलब वो बाहर की तरफ मूव करेंगी, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आप इसको जरा समझो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करो। डॉट मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं, और यहां पे कैथोड पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, ये कैथोड पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करेगा तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव करेगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब बताते हैं मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें पता करनी। तो ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, अगर ये पेपर के प्लेन में लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट किधर फ्लो कर रही होगी बेटा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मतलब करंट जो है यहाँ पे इस तरीके से फ्लो करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो अब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करो। अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कंसीडर करते हो तो ये मैग्नेटिक थंब जो है मैग्नेटिक फोर्स को बताता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा है, आउटवर्ड द प्लेन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द प्लेन है, मतलब ये वाली फिंगर है, ये मैं अपनी तरफ रख रहा हूं, मतलब आपको भी अपनी ये फिंगर जो है, ये बीच वाली जो फिंगर है उसको अपनी तरफ रखना है। ठीक है, तो आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड द प्लेन हो गया, और करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, करंट जो है इस तरीके से जा रही है। करंट की डायरेक्शन को अगर आप देखो तो करंट की डायरेक्शन कैसे है, वो इस तरीके से है। तो ऐसे सिचुएशन तो थंब जो है वो देखो, थंब किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो थंब अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे कैसा लगना चाहिए, ऊपर की तरफ लगना चाहिए। क्यों भाई, समझ नहीं आ रहा। किसको समझ नहीं आ रहा है? सर मेरे को मतलब तनिष्क जरा अपनी उंगलियों को इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखो। कर लिया सर। ये थंब क्या बताता है, फोर्स, और ये बीच वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताता है, करंट किधर फ्लो कर रही है। यहां पे करंट कैसे फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में ये फिंगर है उस डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में? सर करंट राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, तो ये फिंगर किधर होनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए। यस सर। तो जरा राइट टू लेफ्ट इसको रखो, मतलब ऐसे घुमाना पड़ेगा। कर लिया सर। ठीक, अच्छा ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड अभी जैसे जिस तरीके से मैं फिंगर दिखा रहा हूं, ये अंदर की तरफ दिखा रहा है या बाहर की तरफ? अंदर। अभी ये किधर दिखा रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड दिखा रहा है आउटवर्ड? सर ये इनवर्ड दिखा रहा है ना, और आपको इसको कैसे चाहिए, आउटवर्ड चाहिए। तो आउटवर्ड चाहिए तो इसको ऐसे घुमाओ, अरे ये बीच वाली फिंगर आपकी तरफ पॉइंटेड होनी चाहिए। यस सर। अब थंब किधर आ रहा है, आ रहा है ऊपर की तरफ ना। यस सर। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो ये डिफ्लेक्ट कैसे होगा, इसको डिफ्लेक्ट होकर के ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यस सर। ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड में ये सी पॉइंट पे डिटेक्ट हो रहा है। कहां पे डिटेक्ट हो रहा है, सी पे।
तो क्या ये सी पे डिटेक्ट होगा इस कंडीशन में? अरे भाई जब मैग्नेटिक No, फोर्स sir. ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये नीचे कैसे जाएगा? नहीं होगा। एक ही तरफ जाए। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे डायग्राम में गड़बड़ है, हमें इसको मैग्नेट को कैसे रखना चाहिए? नॉर्थ बाहर और साउथ अंदर। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये जो डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में आपको करेक्शन करना पड़ेगा। आपको ये मैग्नेट को जो है ना, मैग्नेट को ऐसे घुमाना पड़ेगा जिससे साउथ अंदर चला जाए और नॉर्थ बाहर। तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड द प्लेन। जब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लोगे ना तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। यस सर। क्लियर हुआ ना? यस सर। ठीक है भाई, तो आप एनसीईआरटी की गलतियों को भी पकड़ सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोले सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी by carefully balancing the electrical and magnetic field strength। अब बोल रहे हैं तीसरी सिचुएशन। पहली कंडीशन में इन्होंने क्या बोला? अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें तब वो कहां पे डिटेक्ट होता है? पॉइंट ए पे। दूसरे केस में बोले अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते तब वो कहां पे डिटेक्ट होता है? पॉइंट सी पे। अब बोल रहे हैं अब हम दोनों को अप्लाई करते, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई करते और मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई करते। लेकिन किस तरीके से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए? नीचे की तरफ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और मान लो कि उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, तब क्या होगा? बीच में ही रहेगा, किसी भी साइड डेविएट नहीं होगा। तब वो अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? अनडेविएटेड। अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करेगा। तो जब ये अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करेगा तो कहां पे डिटेक्ट होगा? बी पे। पॉइंट बी पे डिटेक्ट होगा। अच्छा, वही पाथ वो तब भी फॉलो करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं है तब भी वो पॉइंट बी पे डिटेक्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अगर हम एक साथ अप्लाई करें और उनका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसको इस तरीके से एडजस्ट करें जिससे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी वो पॉइंट बी पे ही डिटेक्ट होगा, यानी कि अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करेगा। तो बोल रहे कि बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field, and they hit the screen at point B, and then they hit the screen at point B. Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electrical or magnetic field depends upon। तो जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? अच्छा, डेविएशन किस वजह से आ रहा है पाथ में? कौन सा फैक्टर डेविएशन आ रहा है? कैथोड पार्टिकल के पाथ में डेविएशन किस वजह से आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल। तो आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ठीक। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम बढ़ाएं तो क्या होगा? डेविएशन ज्यादा होगी। डेविएशन बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाए तब क्या होगा? तब भी डेविएशन बढ़ेगा। है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स को बढ़ाते हो तब भी डेविएशन बढ़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाते हो तब भी डेविएशन बढ़ेगा। तो बात आती है कि आप इलेक्ट्रिकल फोर्स को कैसे बढ़ा सकते हो? कैसे बढ़ा सकते हो इलेक्ट्रिकल फोर्स को? अगर आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स बढ़ाना है तो क्या करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के।
भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? Q इंटू ई के बराबर होता है। Q इंटू, ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप Q बढ़ा दो, यस सर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, Q बढ़ाओगे तब भी Fe बढ़ जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते हो तब भी Fe बढ़ जाएगा। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? Q V B पे डिपेंड करता है। यस सर। तो यहां भी आप देख रहे हो कि अगर आप Q बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, और B बढ़ाओगे तब भी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और जो डेविएशन है, डेविएशन इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो मतलब जो हम चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, अगर उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज इंक्रीज करोगे तो चार्ज इंक्रीज करने पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बढ़ेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा, तो उससे वो ज्यादा डेविएट होगा। उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते हो या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हो तब भी वो ज्यादा डेविएट होगा। तो अब ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो आप नोट लिखो यहाँ पे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट में देखो, दिस experiment was performed by J.J. Thomson. This experiment was performed by J.J. Thomson in 1897. In 1897. अगर लिखो the purpose of experiment is to determine सर एक बार ये रिपीट करना, लीव होगी थी क्लास। the purpose of experiment, चलो मैं एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दूं। This experiment was performed by J.J. Thomson. This experiment was performed by J.J. Thomson in 1897. In 1897. आगे लिखो the purpose of experiment. The purpose of experiment is to determine. The purpose of experiment is to determine the specific charge. The purpose of experiment is to determine the specific charge. That is, bracket में लिखना ना, that is charge by mass. That is charge by mass. Bracket close. Charge by mass. Bracket close. Of the particle. Of the particle. Of the particle. ठीक है, आगे लिखो पैरा चेंज करके लिखो ड्यूरिंग थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट the deviation in the path during Thomson experiment, the deviation in the path of the particle the deviation in the path of the particle depends upon following factors. Depends upon following factors. Depends upon following factors. ठीक है, तो अब यहां पे पहले एक बार आप
डायग्राम को भी एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं, इसमें ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। और एक कैथोड पार्टिकल। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमने अप्लाई किया हुआ है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, तो इधर हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल कंसीडर किया हुआ है। अब देखो, कैथोड पार्टिकल को हम यहां पे एंटर करा रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करे, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में ये डिटेक्ट होता है इस पॉइंट पे, जिसको बोल रहे हैं बी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये पॉइंट बी पे डिटेक्ट होता है, तो ये है अनडेविएटेड पाथ। अनडेविएटेड पाथ, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डिफ्लेक्ट होता है कुछ इस तरीके से, और ये डिटेक्ट होता है यहां पे ए पे। ये है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये सिचुएशन। और अगर यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डिफ्लेक्ट होता है इस तरीके से, और तब ये यहां कहीं डिटेक्ट होता है। ये है सी। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने अप्लाई किया है तो ये पॉइंट सी पे डिटेक्ट होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो पॉइंट ए पे डिटेक्ट होता है, और अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो पॉइंट बी पे, या अगर ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं तब भी ये पॉइंट बी पे डिटेक्ट होगा।
तो अब बात आती है कि जो डेविएशन इन द पाथ ऑफ द पार्टिकल है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैंने बोला कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं, वन बाय वन नोट करो। नंबर वन लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल। The magnitude of charge on the particle. The magnitude of charge on the particle. ठीक है, तो अब यहां पे आप देख रहे हो कि since electrical force is equal to Q into E, therefore if Q increases then Fe also increases. If Q increases then Fe also increases, और Fe अगर increase करेगा तो deviation भी इंक्रीज करेंगे। ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। इसी तरीके से आप देखो, सिंस Fm इज इक्वल टू QVB, आप बोलोगे यहां तो साइन थीटा भी होता है, तो क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा, साइन 91 हो जाएगा, तो ये QVB होगा। तो Fm इज इक्वल टू QVB। तो अब यहां पे अगर हम Q को बढ़ाते हैं तो Q को बढ़ाने पे Fm बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो डेविएशन भी बढ़ेगा। तो ये पहला फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब आप यहां पे नोट कर लो, therefore we can say that deviation in the path of charge particle, increases as the magnitude of charge present on the particle increases. As the magnitude of charge present on the particle increases. As the magnitude of charge present on the particle increases. तो अब जैसे अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास प्रीवियस पेज करने को एक्सक्यूज मी सर। सर जो आपने इस एक्सपेरिमेंट की सबसे फर्स्ट लाइन बताई थी ना, पर्पस वाली, एक बार वो बता दोगे? मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज है चार्ज बाय मास को डिटरमाइन करना, चार्ज ऑफ पार्टिकल और मास ऑफ पार्टिकल का रेशियो को डिटरमाइन करना, जिसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ओके सर। As the magnitude of charge present on the particle increases, अमाउंट क्या मैंने क्या लिखवाया अभी, स्टेटमेंट क्या लिखवाया बेटा? आयुष जरा पढ़ना।
we can say that deviation in the path of charge particle increases as the magnitude of charge present on the particle increases. हो गया भाई तनिष्क, क्लियर? Yes, sir. Thank you. तो अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल है, स्टेटमेंट रिपीट कर। रिपीट कर देना भाई। We can say that deviation in the path of charge particle increases as the magnitude of charge present on the particle increases. ठीक है। अब जैसे हमने कंसीडर किया He पॉजिटिव को, ठीक है, और He2 पॉजिटिव को, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई करते हैं, कौन ज्यादा डेविएट करेगा? He2 positive. He2 positive. ठीक है। ऑर्डर ऑफ डेविएशन यहां पे आप बोलोगे order of deviation if same electric or magnetic field is applied. तो ये डेविएशन का ऑर्डर होगा, क्योंकि हीलियम 2 पॉजिटिव पे जो चार्ज है वो हीलियम पॉजिटिव से ज्यादा है, जितना चार्ज यहां है उसका डबल चार्ज यहां है, तो इसका मतलब कि इसका डेविएशन भी डबल होगा। अगर मान लो ये x अनडेविएटेड पाथ से x डिस्टेंस अगर ये डिफ्लेक्ट होता तो ये 2x डिस्टेंस डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है बेटा? Yes sir. Yes. Yes sir. तो एक तो ये फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर लिखो, सेकंड फैक्टर लिखो, द मास ऑफ द पार्टिकल, द मास ऑफ द पार्टिकल अब बताओ कैसे डिपेंड करना चाहिए मास ऑफ द पार्टिकल पे? मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा। अगर मास जो है ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। लेफ्ट होगा सर। कम होगा। कम होगा, कम होगा, क्योंकि अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करते हो ना तो जिसका मास कम है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जिसका मास ज्यादा है वो कम डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है? Yes. तो नोट कर लो, लिखो डेविएशन इन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, डेविएशन इन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, डेविएशन इन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल is less, deviation in the path of the charge particle is less as the mass of the particle, as the mass of the particle, as the mass of the particle increases, as the mass of the particle increases। ठीक है? अब देखो, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना चाहिए ना वो बराबर लगना चाहिए, इक्वल फोर्स लगना चाहिए। तो इक्वल फोर्स तब लगेगा अगर आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिकल है, तो इक्वल फोर्स तब लगेगा जब अमाउंट ऑफ चार्ज बराबर होगा। ठीक है? तो अब जैसे देखो, अगर हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन को और कंसीडर करते हैं प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो अब आप बताओ कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा अगर आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें? इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ऑर्डर ऑफ डेविएशन if same electric
और मैग्नेटिक field is applied. तीसरा फैक्टर लिखो। सर हम्म, सेकंड पॉइंट की स्टेटमेंट रिपीट कर दो। आप यहाँ पे नोट कर लो। Deviation in the path of charge particle, deviation in the path of charge particle is less. Deviation in the path of the charge particle is less as the mass of the particle increases. As the mass of the particle increases. तो अगर आप पार्टिकल का मास बढ़ाते हो तो चार्ज पार्टिकल के पाथ में कम डेविएशन होगा। इसी तरीके से थर्ड फैक्टर लिखो। लिखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसमें नोट करो, देखो डेविएशन in the path of charge particle, deviation in the path of the charge particle increases. Deviation in the path of the charge particle increases. Deviation in the path of charge particle increases as the magnitude of electric and magnetic field strength. As the magnitude of electric and magnetic field strength increases. As the magnitude of electric field and magnetic field strength increases. As the magnitude of electric field and magnetic field strength increases. अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जानते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है सर? सुपरचार्ज हाइड्रो हीलियम प्रोटॉन हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। सुपरचार्ज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो तो हीलियम न्यूक्लियस बच जाएगा, उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अप्लाई कर रहे हैं, कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, कौन ज्यादा डेविएट होगा? सर क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने ये बोला कि आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में से कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा? प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल। वैरायटी ऑफ आंसर आ रहा है। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट करना सर इसकी। मैंने ये बोला कि इफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अप्लाइड, then in between proton and alpha particle, which deviates more? सो प्रोटॉन ही करेगा। प्रोटॉन क्यों करेगा बताओ? फिर इसका 4 क्योंकि अल्फा पार्टिकल
उससे डबल द मास है। अल्फा पार्टिकल का मास 4 times है सर। 2 टाइम्स प्रोटॉन के मास है। और चार्ज को नहीं देखोगे? देखो, अगर इसका चार्ज प्लस ई है तो इसका चार्ज कितना है? +2e। +2e। इसका मास mp है तो इसका मास 4 टाइम्स mp है। यस सर। अब आप यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ चार्ज फैक्टर को कंसीडर करें तो अगर इस पे F फोर्स लग रहा है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? 2F। यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर मास के बेसिस पे देखें तो अगर इस पे F फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लगना चाहिए? F/4। यस सर। ठीक। तो अब जरा देखो यहाँ पे ओवरऑल फोर्स कितना लगेगा इसके, अगर यहाँ F फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे कितना लगेगा? F/2 लगेगा। भाई अगर इससे डबल फोर्स, इसकी वजह से डबल फोर्स लग रहा है तो इससे तो 1/4 फोर्स लग रहा है ना। हम तो दोनों फैक्टर को एक साथ अकाउंट करेंगे, तो दोनों फैक्टर को एक साथ अकाउंट करें तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? अगर यहाँ F फोर्स लग रहा है ओवरऑल तो यहाँ पे कितना लगेगा? F/2 लगेगा। यस सर। तो F/2 लगेगा तो कौन ज्यादा डेविएट होगा? जिस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो ज्यादा फोर्स किस पे लग रहा है? प्रोटॉन पे। प्रोटॉन। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो अब मैं आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का डेरिवेशन बताने जा रहा हूं थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब जरा आप देखो, अगर हम यहां पे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स को कंसीडर करते हैं, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और प्लेट की लेंथ यहाँ पे L है। ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट है इसकी लेंथ क्या है? L। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं तो भाई ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो, अगर हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को, जिसका न तो हमें चार्ज पता है, हमने एज्यूम किया है Q है लेकिन ये वैल्यू हमें पता नहीं, और जिसका मास भी हमें नहीं पता है, हम इसको m एज्यूम कर रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी को v कंसीडर करें, हमें इनफैक्ट ये वेलोसिटी भी नहीं पता है। एक चार्ज पार्टिकल है ऑफ चार्ज Q जो कि अननोन है, मास m जो कि अननोन है, और वेलोसिटी v ये भी हमें नहीं पता है। इसी एक्सपेरिमेंट में वो वेलोसिटी भी पता चल जाती है। तो इसको हम एंटर करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो फिर ये चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करता और इस तरीके से बाहर निकलता। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है, ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है, और डिफ्लेक्ट होकर के ये कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है। तो जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट से बाहर आता है, उस मोमेंट पे ये अनडेविएटेड पाथ से इतना डिस्टेंस डिफ्लेक्ट हो चुका होता है। मान लो ये डिस्टेंस है x डिस्टेंस ये डिफ्लेक्ट हो चुका है। ये सारी बात हम एक्सपेरिमेंटली
मेजर करते हैं। यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दोगे तो उस पे पता चल जाएगा कि वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट को कंसीडर करें ऑफ लेंथ L, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल E स्ट्रेंथ की है। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, अननोन है Q वैल्यू, मास M है, ये भी अननोन है, वेलोसिटी V है, ये भी अननोन है। तो उसको जब हम सिमेट्रिकली एंटर कराते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस पे कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव। तो -Q चार्ज है इस पे। और जब ये प्लेट से जस्ट बाहर आता है उस मोमेंट पे ये वर्टिकली x डिस्टेंस डिफ्लेक्ट हो चुका होता है फ्रॉम मीन पाथ। अब इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज को डिटरमाइन करते हैं। तो आप नोट करो, ये डायग्राम बना करके लिखो। डायग्राम बना लिया? यस सर। यस सर। सर यस सर। हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना था, ये जो डिस्टेंस है x डेविएशन वाला, इसको हम मैक्सिमम उस पे लेंगे ना जब वो फ्लोरोसेंट ट्यूब पे जब इंटरसेक्ट करेंगे? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब को या फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हमने जस्ट प्लेट से लगा हुआ, प्लेट से कनेक्ट करके रखा हुआ। ओके सर। ठीक है, तो नोट करो, देखो इलेक्ट्रिकल फोर्स acting on charge particle, electrical force acting on charge particle between electrically charged plate, electrical force acting on charge particle between electrically charged plates, Fe is equal to Q into E। यस। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं ना? यस सर। F is equal to ma। तो therefore acceleration produced due to electric field, therefore acceleration produced due to electric field A is equal to Q into E by M। ये होना चाहिए। Yes, sir. मान लो ये इक्वेशन 1, ये क्या है भाई, कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है? गजब गजब के नमूने हो। तो A is equal to QE by M, A is equal to QE by M। A यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने ये निकाल लिया। अब आप नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टाइम स्पेंट by the charge particle, time spent by the charge particle between electrically charged plate, time spent by the charge particle between electrically charged plate, कितना टाइम लगेगा बता सकते हो? इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के अंदर चार्ज पार्टिकल कितने टाइम तक रहेगा?
time spent by the charged particle between electrically charged plate. Sir, m into v minus u by qe. ये क्या है भाई? ये कैसे किया? सर ये तो मैंने एक्सीलरेशन को वो करा था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। L by V हो जाएगा सर टोटल डिस्टेंस। हाँ, वेरी गुड सिंगला साहब, वेरी गुड। L by V। अरे ये लेंथ L है ना, ये लेंथ L है और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? V है भाई। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसको नेचुरल मैनर में मिली हुई ना, तो ये इस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के अंदर आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? L डिस्टेंस विथ व्हाट वेलोसिटी? V। तो कितना टाइम उसको इस प्लेट से बाहर निकलने में लगेगा? L by V। ठीक है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L by V। ये समझ में आ रहा है? यस यस सर। देखो Yes, जब sir. ये चार्ज पार्टिकल जस्ट प्लेट के अंदर आएगा ना, तो उस समय इसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जब ये प्लेट के अंदर जाएगा तब इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना शुरू होगा, तो धीरे धीरे करके क्या होगा? ये वर्टिकल वेलोसिटी भी गेन करेगा और उसी की वजह से क्या हो रहा है? ये डिफ्लेक्ट होता जा रहा है वर्टिकली। एक तरीके से इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा है? 1 डायमेंशनल पाथ है या 2 डायमेंशनल पाथ है? 2 डायमेंशनल हो गया सर अब। हाँ, इसका पाथ 2 डायमेंशनल है। आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो इसका पाथ कैसा है? 2 डायमेंशनल पाथ है। ये चार्ज पार्टिकल 2D पाथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन हम उसमें से सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन इसका है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से हो रहा है, और हॉरिजॉन्टली ये प्लेट के अंदर L डिस्टेंस ट्रेवल करता है विथ वेलोसिटी V। इसलिए प्लेट के अंदर ये कितना टाइम स्पेंड करेगा? आप बोलोगे L by V टाइम स्पेंड करेगा। सर हॉरिजॉन्टली इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही? नहीं, हॉरिजॉन्टली ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ओके सर। इसको जो है हमने ये कांस्टेंट वेलोसिटी V दी हुई है हॉरिजॉन्टली, और इसी वेलोसिटी से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। आगे नोट करो, देखो फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, for vertical deflection of charge particle, तो ये वर्टिकली कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है? X। ठीक है, तो फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, अब ये इक्वेशन तो आपको पता ही होगी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या है? हियर S इज इक्वल टू X, क्योंकि वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, तो S इज इक्वल टू X। U क्या है बेटा यहाँ पे? V। अरे UV है। अच्छा सर U 0 है क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं। हाँ, V इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है 0 होगी। U इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो कि 0। अच्छा, और T तो आपको पता ही है L by V, और A क्या है? QE by M। अब आप इन सबको पुट कर दो यहां पे, तो अगर इसको पुट करोगे तो क्या मिलेगा? सर प्रीवियस पेज करना है। हाफ क्यू एम अपॉन में L by V का स्क्वायर।
नोट कर लिया? डन। तो S इज इक्वल टू एक्स, U इंटू टी 0 हो जाएगा क्योंकि U 0 है, प्लस हाफ A वैल्यू Q E बाई M है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर यानी कि L बाई V का होल स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना Q बाई M। तो देयरफॉर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा? Q बाई N इज इक्वल टू 2x v स्क्वायर अपॉन E L स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसको समझने में? नो सर। नो सर। तो ये Q बाई M का हमने एक्सप्रेशन निकाला 2x v स्क्वायर अपॉन E L स्क्वायर। अभी लेकिन इसमें सब कुछ नोन नहीं है। जैसे देखो x तो हमें पता है एक्सपेरिमेंटली, E इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सपेरिमेंटली पता है, प्लेट की लेंथ L हमें पता है, लेकिन वेलोसिटी हमें नहीं पता है। तो ये एक अननोन है, हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल v। इसमें नोट करो, लिखो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी, for determination of velocity of charge particle, for determination of velocity of charge particle, magnetic field is applied. For determination of velocity of charge particle, magnetic field is applied. Magnetic field is applied between electrically charged plate. Magnetic field is applied between electrically charged plate. Magnetic field is applied between electrically charged plate in such a manner that the magnetic force produced on the charge particle, the magnetic force produced on the charge particle counterbalances the electrical force,
counterbalances the electrical force, counterbalances the electrical force acting on the charge particle, counterbalances the electrical force acting on the charge particle, counterbalances the electrical force acting on the charge particle. सर प्रोड्यूस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल के बाद क्या है? Counterbalances, produce on the charge particle, counterbalances the electrical force, counterbalances the electrical force acting on the charge particle, counterbalances the electrical force acting on the charge particle. अगले को under such condition, under such condition, charge particle, under such condition charge particle, under such condition charge particle follows undeviated path. Under such condition charge particle follows undeviated path. ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करेगा और कहां पे डिटेक्ट होगा? पॉइंट बी पे डिटेक्ट होगा इन डायग्राम. तो हियर Fe is equal to Fm, Fe is equal to Fm, Fe Q into E है, Fm QVB है. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो चार्ज पार्टिकल का फ्लो है वो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो रहा है. तो Q इंटू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी. तो यहां से हम निकाल लेंगे V इज इक्वल टू ई बाई बी. V इज इक्वल टू ई बाई बी. ये हो गई इक्वेशन नंबर 4. सर हाँ बोलो सर, एक बार ये हेयर से बताना, डिस्कनेक्ट होगा ना? क्या बताना है? लिखवाना है पूरा स्टेटमेंट? नहीं सर, समझा दो. अरे समझाने को समझा चुका हूं भाई कि अगर उसी इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई करें इस तरीके से जिससे कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स को काउंटर बैलेंस करे, तो ऐसे सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करे. तो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पाथ को तब फॉलो करेगा जब इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. तो वही बात यहां पे लिखी हुई है. ओके सर. तो यहां से हमने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. V इज इक्वल टू ई बाई बी. अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 4 से V का जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है उसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. तो आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, from equation 3 and 4, from equation 3 and 4 we get, अब ये v को यहाँ पे पुट करो, v की जगह पे e by v यहाँ पे पुट करके फाइनल एक्सप्रेशन बताओ क्या है. So 2x e square e l square b. तो Q by M is equal to 2x E divided by B square L square. ये निकाला होगा? यस सर. ये एक्सप्रेशन थॉमसन ने डिराइव किया एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे. लेकिन अब मैं यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. वैसे तो एक्सप्रेशन के बेसिस पे आपको ये लग रहा होगा कि ये जो स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू है, एक चार्ज पार्टिकल की जो स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू है
वो स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करना चाहिए। Q/m वैल्यू उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो Q/m बढ़ना चाहिए। ये दिख रहा है ना यहाँ एक्सप्रेशन से? यस सर। और उसी तरीके से Q/m वैल्यू अगर आप उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते हो तो Q/m वैल्यू कम होना चाहिए। यस सर। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे ये जो कुछ भी आप देख रहे हो इनमें से किसी भी फैक्टर पे एक चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड नहीं करता। एक चार्ज पार्टिकल का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो फिक्स होता है। वो स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू ऐसा थोड़ी है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो स्पेसिफिक चार्ज बढ़ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे तो कम हो जाएगा। तो इस बात को नोट कर लेना, लिखो specific charge of a particle, specific charge of a particle remains constant. Specific charge of a particle remains constant and it does not depends upon X, E, B and L। इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अब आप बोलोगे भाई क्यों नहीं डिपेंड करेगा? अब जैसे देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे इसमें क्या चेंज हो जाना चाहिए बोलो? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे यहाँ पे क्या चेंज होगा? एल चेंज हो जाएगा। एल नहीं चेंज होगा। एल तो प्लेट की लेंथ है, उसको कैसे बदल दोगे? प्लेट अपने आप से बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं सर, एल नहीं बदलेगा, यहाँ पे एक्स बदलेगा। चार्ज बढ़ जाएगा सर। वो सर गलती से एल बोल दिया लेंथ को। अगर आप ई को चेंज करते हो ना तो एक्स चेंज होगा, बी चेंज होगा, क्योंकि आपने बोला ना v इज इक्वल टू ई बाई बी। और ये v कब निकल रहा है? ये v तब निकल रहा है जब चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करता है। तो अनडेविएटेड पाथ को वो तब फॉलो करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होंगे। तो अगर तुमने ई को बदला है ना तो करस्पॉन्डिंगली तुम्हें बी को भी बदलना पड़ेगा बेटा। यस सर। स्टेटमेंट रिपीट करना। मैंने ये बोला कि जो स्पेसिफिक चार्ज है पार्टिकल का वो न तो एक्स पे डिपेंड करेगा ना ई पे डिपेंड। सर वो स्पेसिफिक चार्ज वाली। अरे स्पेसिफिक चार्ज वाला कौन सा स्टेटमेंट क्यों आप? अच्छा वो पूरी कहानी। हाँ भाई जरा आयुष बोल क्या लिखा है? सर नोट वाला ना? हाँ हाँ। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। सर बस पता चल गया, देख लिया। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने पे Q/m चेंज नहीं होगा, क्योंकि E को चेंज करने पे ये X भी बदलता है और B भी बदलता है। तो ये इस तरीके से चेंज होंगे ना कि ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट रहे। ऐसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तब भी ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पे E और X बदल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक फैक्टर को आप चेंज करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यूज भी चेंज होती है, और वो इस तरीके से चेंज होती है कि नेट वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। तो स्पेसिफिक चार्ज इन सबसे इंडिपेंडेंट होगा। अब यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप इसको नोट करो, लिखो according to Einstein theory of relativity, mass of a particle may vary
mass of a particle may vary with its velocity. Mass of a particle may vary with its velocity as follows. Mass of a particle may vary with its velocity as follows. तो आइंस्टाइन ने ये बोला कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड को अप्रोच कर रही है, उसके आसपास पहुंच रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पार्टिकल के मास में चेंज आएगा। और वो मास उसका कैसे चेंज होगा, उसके लिए इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, m is mass of the particle. Mass of the particle m is equal to m naught upon under root में 1 minus v square by c square। इस एक्सप्रेशन को आपने पहले कभी देखा? Yes, sir. नो सर। नो सर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है आइंस्टाइन ने बोली। आइंस्टाइन ने ये बोला कि किसी भी पार्टिकल का जो मास है वो मास हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, उसका मास वैरी कर सकता है विथ चेंज इन इट्स स्पीड। अगर उस पार्टिकल की स्पीड में चेंज आ रहा है और वो पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके मास में सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ये m नॉट क्या है, वेयर m नॉट इज कॉल्ड रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। रेस्ट मास का क्या मतलब है बेटा? जब वेलोसिटी जीरो मास डबल है। जो पार्टिकल है, हाँ, जब वो पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका मास m नॉट। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका मास m नॉट है। तो अगर वही पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो उसका मास कितना है? m। अब आप देखो, अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो, अच्छा इसमें ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, c इज स्पीड ऑफ लाइट। इसको लिख लेना आप, c is the speed of light and v is the velocity of the particle. c is speed of लाइट के बराबर होगा तो अनडिफाइन ही हो जाएगा। हाँ, नेचुरल सी बात है कि अगर v जो है वो c के बराबर हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो उसका मास जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड। तो अब देखो, अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने पे क्या होगा, v स्क्वायर भी इंक्रीज करेगा। c स्क्वायर कांस्टेंट है तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर भी इंक्रीज करना चाहिए। और v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अगर इंक्रीज करा तो 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये समझ में आ रहा है? अगर ये डिक्रीज कर रहा है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी डिक्रीज करना चाहिए। यानी कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। अगर डिनोमिनेटर वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो m क्या होगा, इंक्रीज। मतलब क्या कंक्लूजन निकला, अगर आप किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाते हो तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अब अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो Q बाई एम पे क्या इफेक्ट होगा बेटा? Q बाई एम क्या होना चाहिए? डिक्रीज। नेचुरल सी बात है, Q बाई एम डिक्रीज है, क्योंकि Q पे थोड़ी चेंज होगा, चार्ज तो उस पे सेम रहेगा। मास बढ़ गया तो अगर मास बढ़ गया तो Q बाई एम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो।
देखो, फ्रॉम आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, from Einstein theory of relativity, we can say that by increasing the velocity of a tiny charged particle, which already travels with high speed, रिपीट करना सर। by increasing the velocity of a tiny charged particle, which already travels with high speed, mass of the particle increases. Due to which specific charge of the particle, सर which already के बाद के mass of the particle which already travels with high speed, mass of the particle increases, due to which specific charge of the particle decreases. तो ये क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इट्स स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू, अब 4 ऑप्शन दे देंगे। बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इट्स स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू, अब उसमें दे देंगे फर्स्ट ऑप्शन increases, second option decreases, third option remains same and fourth option cannot predict. तो अगर वेलोसिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने पे मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा और मास इंक्रीज करने पे स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम थियरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं कंसीडर करें तब क्या बोलेंगे? सेम रहेगा। हाँ, तब हम बोलेंगे रिमेन सेम। अब जरा एक क्वेश्चन लिखो। तो सर अगर हमारे पास ये पेपर में आएगा तो हम क्या करें? आप थियरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसीडर करके आंसर करो। अदरवाइज प्रॉब्लम में वहां पे मेंशन होगा, ठीक है? लिखो एक क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पार्टिकल in terms of increasing order. Arrange the following particle in terms of increasing order. Arrange the following particle in terms of increasing order of their specific charge value. सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू। अब यहाँ पे पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन।
एक क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक है, एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट भी लिख लो। हीलियम 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड हीलियम पॉजिटिव। सर फर्स्ट का है सर हाँ, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, फिर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सही है, सही है। इसको आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनका चार्ज और इनका मास, तो इनका चार्ज बाय मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का मास Me, तो स्पेसिफिक चार्ज E अपॉन Me। प्रोटॉन का चार्ज E, मैग्नीट्यूड की बात करें, चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें, और मास Mp, तो चार्ज बाय मास E अपॉन Mp। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास अप्रोक्सीमेटली क्या है, Mp। तो स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू 0। निधि क्या पूछा तुमने? क्वेश्चन ये है, लिख लो एक बार स्टेटमेंट। अरेंज द फॉलोइंग चार्ज पार्टिकल, अरेंज द फॉलोइंग चार्ज पार्टिकल, या अरेंज द फॉलोइंग पार्टिकल, अरेंज द फॉलोइंग पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, arrange the following particle in terms of increasing order of their specific charge value, of their specific charge value, ठीक है। अब जरा अल्फा पार्टिकल के लिए देख लो। अल्फा पार्टिकल में अभी मैंने बताया था हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं, तो उस पर 2e चार्ज होगा और उसका मास 4 mp होगा। तो अगर आप यहां पे देखो तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, 2e अपॉन 4 mp, यानी कि ये आ जाएगा E अपॉन 2 mp। अब आप देखो ये इसका तो स्पेसिफिक चार्ज 0 हो गया, बाकी सब में आप देखो न्यूमरेटर वैल्यू तो सब में बराबर है, E सब में न्यूमरेटर वैल्यू बराबर है। अब डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 2 mp है। बाई मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये है, तो इसके लिए वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो अल्फा के लिए वैल्यू, यहां पे मैंने ये गलत लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अल्फा के लिए वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी, नहीं सबसे छोटी वैल्यू तो न्यूट्रॉन के लिए, उसके बाद फिर अल्फा, फिर उसके बाद आप देखो प्रोटॉन, और सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरीके से आप यहां भी ऑर्डर लिख लेना, सेकंड केस में लिख लोगे? यस सर, लिख लिया सर। चलो ठीक है, तो मैंने ये थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट का पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है, और अब इसके बाद का जो डिस्कशन है, क्योंकि अब आपकी क्लास जो है वो आफ्टर वेकेशन होगी, ये जो रूटीन क्लास है ये आफ्टर वेकेशन होगी। बीच में मैं कुछ वो प्रैक्टिस क्लास जो है, हाँ बोलो सर। जो आपने टेस्ट का बताया था वो 720 मार्क्स वाला, वो टेस्ट होगा बेटा आपका जुलाई में होगा, ठीक है। वो अभी नहीं होना है, वो आफ्टर वेकेशन होगा, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। ओके सर। डाउट क्लास में आप ये अभी तो आपकी छुट्टियां चल रही हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं टाइमिंग डाल दूंगा कब होना है, ठीक है। कोई क्लास तो नहीं चल रही आप लोगों की? नो सर। नो सर। स्कूल की क्लासेस चल सकती हैं, मतलब वैसे ट्यूशंस तो कोई नहीं चल रही ना इस बीच में? नो सर।
सर चल नो रही सर। सर चल रही है। चल रही है? अच्छा, अरे 23rd से 29th के बीच में है क्या क्लास? यस सर। नो सर। 28 से स्टार्ट होती प्राची तुम्हारी क्लास है? है। यस सर। तो नहीं, प्राची मतलब प्राची फ्रॉम करनाल। तो प्राची बताना कौन सी क्लास है और कितने बजे होती है? सर 2 o'clock से 3:30 के फिजिक्स की क्लास होती है और 4:40 से 6 o'clock तक मैथ्स की क्लास होती है। 4:40 से 6 o'clock मैथ्स की क्लास होती है। और ये तो इसका मतलब है कि अगर हम क्लास रखना चाहें आफ्टर 6 o'clock तो रख सकते हैं ना? यस सर। चलो ठीक है, मैं इस बीच में जो भी आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास रखूंगा बेटा, सब लोग सुन लेना इस बात को, वो आफ्टर 6 o'clock होगी इवनिंग में, ठीक है? इसी टाइम रख लेना सर। हाँ, इसी टाइम पे रख लेंगे या 7 o'clock के अराउंड रख लेंगे, ठीक है? यस सर। सर कुछ एक बार डे का आइडिया दे दो, कौन से डे पे करोगे? 2 क्लास रखनी है बेटा, ठीक है? तो ये मैं देखता हूँ, एक जो है 24th को रख सकता हूँ और एक जो है 27th को या 26th, जो भी सुटेबल रहेगा। क्लियर? यस सर। ओके, बाय सर। बाय बेटा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ, क्या क्या पूछ रहे हो बेटा? सेकंड पार्ट का आंसर।